बच्चे हम बात कर रहे थे हेनरी एट की, ठीक है। तो उसकी 6 वाइफ थी। पहली डिवोर्स, दूसरी भी हेडर, थर्ड जो है वो खुद उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद चौथी को फिर वो तलाक देता है, और पांचवी का सर कलम कर देता है, और छठी जो है वो जिंदा रहती है क्योंकि हेनरी जो है उसकी खुद की डेथ हो जाती है। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे होते हैं इन 6 वाइफ में से। उनमें से 2 जो है वो फीमेल हैं, यानी कि वो गर्ल्स हैं, और एक लड़का है, ठीक है। तो ये सारे मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। टू अटेन हिज गोल ऑफ अ मेल हायर ही चैलेंज द पोप, ब्रोक विद रोम, क्योंकि जो पोप है वो रहता है वेटिकन सिटी में आजकल, और वो वेटिकन सिटी कहाँ पे है, वो इटली के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, 1534 1534 के अंदर इसने पार्लियामेंट के लिए डिक्लेयर कर दिया कि जो हेड ऑफ चर्च है ऑफ इंग्लैंड वो किंग होगा, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, वो जो हमने उस दिन भी थ्योरी की बात की थी कि इनका जो एक थ्योरी थी कि जिसके अंदर ये है कि किंग के पास डिवाइन रूल है, रूल करने का ओवर द पीपल। और सेकंड ये है कि वो नायब हैं गॉड के ऑन द अर्थ, ठीक है जी। और तीसरा ये भी है कि हाँ यही है कि वो जो है ना लिंक है बिटवीन द गॉड एंड नेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद बच्चे इसका जब इसकी अपनी डेथ होती है उसके बाद इसका बेटा एडवर्ड फोर्थ वो किंग बनता है, ठीक है। जो कि उसकी थर्ड वाइफ से था जिसका नाम है जेनसिमो, और ये उस वक्त तकरीबन जस्ट 10 ईयर्स का था, कहीं पे 9 भी है। तो जब ये बादशाह बना तो ये उस वक्त 10 साल का था, और तकरीबन इसने 6 साल हुकूमत की राउंड अबाउट, और एट द एज ऑफ 16 इसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इसकी जो हाफ सिस्टर है मैरी वन वो क्वीन बन जाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं। अ, सबसे पहली बात कि जो मैरी वन है इसको ब्लडी क्वीन कहा जाता है, ठीक है। क्यों ब्लडी क्वीन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसकी जो मॉम है वो स्पेनिश कैथलिक थी, तो इस वजह से ये भी जो है वो कैथोलिक थी। तो इसने क्या किया, क्योंकि जो एक और बात बताना चाहूँगा कि वो जो थॉमस मोर है जिसने यूटोपिया लिखा था, वो उस बंदे ने इसकी मुखालफत की थी हेनरी एट की, ठीक है। जब उसने अपने आप को चर्च ऑफ हेड का डिक्लेयर किया ना, और कैथोलिक चर्च से उसने अपना बाईकआउट किया, तो उसने उसकी मुखालफत की कोर्ट के अंदर। तो हेनरी जो एट्थ है उसने थॉमस मोर को कत्ल करवा दिया था, ठीक है जी। समटाइम ये भी क्वेश्चन होता है कि हाउ डिड ही डाइड, ही वाज बी हेडेड, सिंपली इसका आंसर है। अच्छा जी। तो क्योंकि ये क्या कैथलिक थी, तो अवाम जो है वो प्रोटेस्टेंट थी, तो इसने क्या किया, इसने अपना मुकम्मल जोर लगाया अवाम को दोबारा कैथलिक करने के लिए। और जो इसके खिलाफ थे, जिन्होंने इसके डिसीजन को या इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसको बर्न देम एट द स्टेक, यानी कि जिंदा जला दिया उन तमाम लोगों को, ठीक है। जिसकी वजह से इसको एक टाइटल दिया गया ब्लडी मैरी के नाम से, और ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है क्वीन मैरी वन, वो स्पेनिश की है, वो और है, ये दिन में रखिएगा। क्वीन मैरी वन जो है इसी को ब्लडी मैरी कहा जाता है। डन, यहाँ तक क्लियर है। आपके जितने बच्चे क्वेश्चन होंगे ना वो इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में पूछूंगा, सॉरी आपके बाद में क्वेश्चन जो है मैं लूंगा और आपके आंसर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है जिसकी स्टेप सिस्टर एलिजबेथ वन, जिनका दौर हुकूमत है जी 1558 और 1603 तक, ठीक है। जिसको वो आपको पता है, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लैंड की जो है ना गोल्डन एज, ठीक है। हाँ, तो ये स्टार्ट होती है 1558 से लेकर 1603 तक। तो ये इसका जो दौर है वो साइंटिफिक हवाले से भी और लिटरेचर के हवाले से भी गोल्डन एज के हवाले से, सॉरी गोल्डन एज कहलाता है।
क्योंकि इसके दौर के अंदर आपको पता है यूनिवर्सिटी जो है वो इसी के टाइम पीरियड में थे, और फिर मोस्ट फेमस आपका जो शेक्सपियर है वो भी इसी के दौर का था। ठीक है, तो इसके अलावा इसने जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो पैदा की। इसने अपने कोर्ट के अंदर दोनों पार्टीज को, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट थे उनको भी जगह दी, और जो दूसरे थे अपना कैथलिक उनको भी जगह दी। और एक नया जो चर्च है, यानी कि उसका नाम रखा गया चर्च ऑफ इंग्लैंड एंग्लिकन, एक जो है ना इसने वो चर्च बनाया। और इस तरह जो मजहबी टॉलरेंस है वो इसने पैदा किया। ठीक है, और इसने कभी शादी नहीं की थी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्जिन क्वीन किसे कहा जाता है, वो क्वीन एलिजाबेथ है, क्योंकि इसने कभी शादी नहीं की थी। और जब भी इससे पूछा जाता था तो ये कहती थी कि आई एम मैरिड विद माई नेशन, ठीक है, विद माई कंट्री, विद माई पीपल। तो इसके अलावा इसके दौरे हुकूमत में जो इंग्लैंड है वो सही मुकम्मल तौर पे एक मुनज़्ज़म और वाहिद नेशन के तौर पे उभरी थी। एक तो रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, दूसरा ये है कि जो स्पेनिश आर्मडा के बारे में आपने सुना होगा, 1588 आई थिंक सो, हाँ यही है डेट। तो तब जो स्पेन है, जिस तरह आज सुपर पावर है आपका अमेरिका या चाइना या रशिया वगैरह, उस वक्त स्पेन स्पेनिश जो आर्मी थी वो बहुत पावरफुल थी। तो वो जो स्पेनिश प्रिंस था उसने इसके लिए प्रपोजल भेजा, इसने रिजेक्ट कर दिया ना, वैसे शादी करना है। तो फिर उन्होंने अटैक किया, और फिर एक जो स्लोगन है वो रेज हुआ, फाइट फॉर द क्वीन, फाइट फॉर द क्वीन। तो मुकम्मल तौर पे जो पूरी इंग्लैंड की इंग्लिश नेशन थी वो मुतहिद होगी। और इसके अलावा जो समंदर में तूफान आया तो वो उनकी आर्मी जो है तबाह बर्बाद होगी। और वो समझते थे कि भाई ये भी कोई क्वीन एलिजाबेथ की करामत है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो आर्मी है वो तबाह बर्बाद होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट आता है स्टुअर्ट फैमिली। अब देखें जो कोई एडवर्ड फोर्थ था, ठीक है, उसकी डेथ होगी। उसके बाद मैरी वन आई, उसके भी कोई बच्चा नहीं था, उसकी भी डेथ होगी। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ है, इसने कोई शादी नहीं की, तो डेफिनेटली इसका भी कोई मेल हायर नहीं था। मेल तो क्या, फीमेल हायर भी नहीं था। तो नेक्स्ट अब मसला ये था कि जो इंग्लैंड का तख्त है उस पर किसको बिठाया जाएगा। इस हवाले से फिर क्या हुआ, मैंने आपको पीछे एक जिक्र किया था कि जो किंग हेनरी सेवन्थ है उसका एक बेटा है हेनरी एट, और एक उसकी डॉटर थी। ठीक है, और डॉटर के बारे में हमने ये जिक्र किया था। अच्छा पहले ये बता दूं, वही पॉइंट नीचे भी आ गया बच्चे के, ये जो सर स्पेनिश आर्मी था उसने 1588 के अंदर जो है ना वो हमला किया था। ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ जो है इसने तकरीबन 45 ईयर जो है वो हुकूमत की थी बस। अच्छा, हम बात कर रहे थे किंग हेनरी सेवन्थ की बेटी के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने शादी की थी एक स्कॉटलैंड के किंग के साथ। ठीक है जी, ये उसका जिक्र आ गया, एलिजाबेथ। ठीक है जी, एलिजाबेथ ट्यूडर, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो उसके बाद जो पार्लियामेंट था, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने स्टुअर्ट फैमिली का जो किंग था उसको बादशाह बना दिया। उसको क्यों बादशाह बनाया, जो हेनरी एट था ये वाला, ठीक है, उसकी सिस्टर मार्गरेट, उसने शादी की थी जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड से। ठीक है, और उसके बाद उसने दूसरी शादी आर्ची बैलेट से की थी। और उसकी जो औलाद थी इस शादी से, तो उसका नाम था जेम्स सिक्स। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर उस ब्लड लाइन से जो मेल एक हायर था वो स्कॉटलैंड के तख्त पर बैठा हुआ था। लेकिन इंग्लैंड के अंदर तो उसको जेम्स वन कहा गया, लेकिन जो स्कॉटलैंड है उसके अंदर उस वक्त उसका नाम, उसको जाना जाता था जेम्स सिक्स के नाम से। जिससे मार्गरेट ने शादी की थी, ध्यान में रखिएगा, उसका नाम था किंग जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड। लेकिन जो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जेम्स वन है जो इंग्लैंड का किंग बना था उसको स्कॉटलैंड में किस नाम से जाना जाता था, जेम्स सिक्स के नाम से। ठीक है जी। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स टू हैरी स्टुअर्ट लॉर्ड डैनली, ये वही बात उनकी जो आगे जनरेशन उनकी बात हो रही है। तो
जो उनकी आगे शादी है वो कामयाब नहीं हुई, तो उनके अंदर एक उनमें से एक मेल हायर था जिसका नाम था जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो उसको बुलाकर इंग्लैंड के तख्त पे बिठाया गया, जहां से फिर एक नए दौर का आगाज होता है जिससे हम स्टुअर्ट फैमिली कहते हैं या हाउस ऑफ स्टुअर्ट कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब जो जेम्स वन है, ये जब इंग्लैंड के अंदर आया तो टाइम पीरियड क्या था, 1603, 1603। ठीक है, जेम्स वन जिसको कैरोलस कहते हैं, जैकब कहते हैं जेम्स वन को लैटिन के अंदर। ठीक है, जेम्स वन को, इस नेम को लैटिन के अंदर जैकब कहते हैं, जिससे इस एज को जुकेबियन एज कहा जाता है, क्योंकि जो जैकब है उसका एडजेक्टिव है जुकेबियन, और इसलिए इस एज को जुकेबियन एज कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1603 और 1603 से लेकर 1625 तक। ठीक है जी, ये भी प्रोटेस्टेंट था और इसने शादी की थी एन ऑफ डेनमार्क से, जो कि कैथोलिक थी। ठीक है, और वही बात जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि ये भी बिलीव करता था इन द राइट, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि वो उनके पास डिवाइन राइट है रूल करने का। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें बच्चे। अब इसको एक और बात, किसको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता था। अब देखिए ना, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड रोट बुक्स, पोएट्री। अब इसने पोएट्री भी लिखी, इसने बुक्स भी लिखी, इसके अलावा इसने क्या किया कि 47 स्कॉलर्स, ये आप क्वेश्चन आता है कि कितने स्कॉलर्स थे जिनको किंग जेम्स ने बाइबल कंप्लीट करने के लिए लगाया, तो वो 47 स्कॉलर्स थे। उससे पहले भी ट्रांसलेट हो चुकी थी लैटिन से, ट्रांसलेट सबसे पहले किसने की, वाइक्लिफ ने, जॉन वाइक्लिफ। उसके बाद विलियम टेंडल्स ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, न्यू वर्जन था वो। ठीक है, मेरे ख्याल में जो वाइक्लिफ है उसने लैटिन से किया था और टेंडल ने शायद जर्मन से किया था। उसके बाद 47 स्कॉलर जो हैं 611 के अंदर, ठीक है, 47 स्कॉलर्स, उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप एक मुनज़्ज़म और ऑथेंटिक जो है बाइबल उसको तश्कील दें। तो उस बाइबल का जो नाम है वो रखा गया द किंग जेम्स बाइबल, जिसको बाद में बहुत से राइटर्स ने फॉलो किया। मिल्टन ने भी इसी को स्टडी किया, उसके अलावा जॉन बनियन है, उसकी एक पिलग्रिम प्रोग्रेस एलिगरी वर्क है, तो उसके अंदर भी आपको इसी बाइबल के जो है ना वो रेफरेंस मिलते हैं। अब इसको वाइजेस्ट फूल क्यों कहा जाता था, वो इसलिए कि इस बंदा, ये इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी इसकी थी, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन इसने उस अपने विट को या अपने उस नॉलेज को अवाम की बेहतरी के लिए यूज नहीं किया था, इसलिए इसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। ठीक है, जितना ये इंटेलेक्चुअल था, तो इसके दौर में ये जो कन्फ्लिक्ट था प्यूरिटनिज्म का, ये स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए था ना। जैसे एलिजाबेथ ने क्या किया, उसने एक, आपको पता है, दोनों पार्टियों को जगह दी कोर्ट के अंदर, और उसने वो रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो पैदा की। तो बहरहाल इसी के दौरे हुकूमत में जो प्यूरिटनिज्म का एक आप कह रहे हैं कि पौधा था, वो परवान चढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद इसका बेटा जो है चार्ल्स वन, जो जिसको आप कह रहे हैं कि लैटिन के अंदर कैरोलस कहा जाता है, जिससे एडजेक्टिव बनता है कैरोलाइन, और इसकी एज को कैरोलाइन एज कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब जो दो पार्टीज थी, एक जिन्होंने किंग को सपोर्ट किया उनको कहा जाने लगा द क्विलियर्स, और दूसरे जिन्होंने सपोर्ट किया अपना पार्लियामेंट को, उनको कहा जाता था राउंड हेड्स। अब इसने भी अपने फादर की तरह जो है एक फ्रेंच कैथोलिक वुमन से शादी की, और खुद ये प्रोटेस्टेंट था अपने फादर की तरह। तो इसने क्या किया, इसने वो जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं पावर के थ्रू इसने रूल करना शुरू कर दी, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको इसने कोई तरजीह नहीं दी, और पार्लियामेंट के बिना ही इसने 11 ईयर्स तक जो है ना हुकूमत चलाए रखी। ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक इसके ऑटोक्रेटिक स्टाइल की वजह से कॉन्सेंट्रेट अपना एक ना, आप कह लें कि अफरा तफरी का आलम था, और उसकी वजह से सिविल वॉर जो है वो ब्रोक आउट हुई। क्यों हुई, एक आदमी था जिसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल, उसके अपने पास राउंड अबाउट जो फिगर देखे जाते हैं, और 10,000 की आर्मी थी उसके अपने पास। तो उस वो प्यूरिटन की तरफ हो गया, और दूसरी तरफ जो है वो किंग की आर्मी थी।
तो इनकी आपस में ना जंग शुरू होगी, जो कि जिसे हम सिविल वार कहते हैं। सिविल वार जो है वो स्टार्ट होती है 1642 के अंदर, और साथ ही जो थिएटर है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब तकरीबन 7 साल बाद 1940 सॉरी 1649 के अंदर जो है वो पार्लियामेंट सॉरी क्या नाम है उनका, प्यूरिटन्स और ओलिवर क्रोमवेल है वो जीत जाते हैं, और चार्ल्स वन जो है वो पकड़ा जाता है। तो चार्ल्स वन जो है उसको ये फर्स्ट किंग है जिसको पब्लिकली बिहेडेड किया गया। वैसे तो बहुत सारे किंग हैं जिनका मर्डर हुआ प्रीवियस ईयर्स के अंदर, पास्ट में, लेकिन ये पहला किंग था जिसका पब्लिकली जो है बिहेडेड किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, विच किंग इज वाज द फर्स्ट हु हैड बीन एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, तो वो है चार्ल्स वन। ठीक है बच्चे। चार्ल्स वन की डेथ के बाद तकरीबन 1649 से लेकर 1658 तक जो ओलिवर क्रोमवेल है वो एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड के तहत इंग्लैंड का निज़ाम चलाता है। उसकी डेथ के बाद उसका बेटा आता है, और तकरीबन वो 2 साल उसको चलाता है, लेकिन वो इतना काबिल नहीं होता। और दोबारा जो इंग्लैंड की अवाम है उनको भी ये एहसास हो चुका होता है, वो भी पर प्यूरिटन से तंग आ चुके होते हैं, और उनको भी ये एहसास होता है कि नहीं जी, इंग्लैंड जो है उनकी बका के लिए क्या है, वो जरूरी है मोनार्की का होना, किंगशिप का जो है वो जरूरी है। अगर इंग्लैंड की बका जो है वो आप चाहते हैं तो आपको किंग की ही जरूरत है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ये वही स्लाइड पे सारा कुछ लिखा हुआ है जी। 7 ईयर लेटर 1649 के अंदर जो किंग है वो कैप्चर्ड हुआ, उसके बाद उसको टावर में भेजा गया, बिहेडेड कर दिया गया। ओनली पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ अ मोनार्क। और ओलिवर क्रोमवेल ने 10 ईयर्स के लिए उसको एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड के इस हुकूमत पे चलाया। और उसके बाद उसका बेटा जो है रिचर्ड, उसने 2 साल हुकूमत की, लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से नहीं संभाल सका। तो दोबारा फिर इंग्लैंड के लोगों ने जो, जेन में रखिएगा, फर्स्ट किंग का नाम था जेम्स वन, उसके बेटे का नाम था चार्ल्स वन, सॉरी चार्ल्स। तो चार्ल्स वन का जो बेटा है चार्ल्स सेकंड, वो एग्जाइल में था फ्रांस में। अब हॉलैंड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली तो ये जो हॉलैंड है ना उस वक्त ये फ्रांस के अंडर था। तो जिसे आजकल हम नीदरलैंड कहते हैं, इसका आज जो न्यू नेम है वो नीदरलैंड है। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्ड नेम ऑफ नीदरलैंड, तो वो हॉलैंड है। अगर पूछा जाएगा हॉलैंड का न्यू नाम क्या है तो वो नीदरलैंड है। तो बहरहाल ये मैंने इसलिए दोनों लिखे हैं कि आपको पता हो कि ऑप्शन के अंदर फ्रांस ही आता है, हॉलैंड नहीं आता। लेकिन अगर हॉलैंड आ जाए तो आपने परेशानी होना कि हमने तो फ्रांस पढ़ा था, हॉलैंड कहाँ से आ गया। तो बेसिकली फ्रांस जो है उसमें इसको भेजा गया था एग्जाइल करके, लेकिन ये जो इलाका जहाँ पे रहता था वो हॉलैंड का कुछ इलाका था। ठीक है, जो अंडर था फ्रांस के। क्लियर यहाँ तक? यहाँ से आगे आपकी रेस्टोरेशन एज का आगाज होता है। तो आगे भी हैं, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। रेस्टोरेशन से हम अगले लेक्चर के अंदर आगाज करेंगे। पहले हम मोनार्की को, कल इंशाल्लाह बाकी जो रहते हैं 3-4 किंग्स और क्वींस उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लिटरेचर डिस्कस करेंगे, जेफरी नायसा का। उसके अंदर आपके अंदर जो आ जाता है मार्लो, शेक्सपियर, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी वेट्स। तो इन सबको हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, और साथ फिर प्यूरिटन एज के अंदर जो बेन जॉनसन है, मेटाफिजिकल पोइट्री, इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक होता है आपके आज का लेक्चर। और अब मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चे, अब अपने क्वेश्चन पूछें आप। हाँ हाँ, वो बच्चे आप हंसना का क्वेश्चन है कि लॉर्ड ऑफ प्रोटेस्टेंट, बिल्कुल प्रोटेस्टेंट बहुत से लोगों को उसने, मैरी जो क्वीन है उसने मारा था, जिंदा जलाया था, जिसकी वजह से उसको ब्लडी क्वीन कहा जाने लगा था। ठीक है, ब्लडी क्वीन इसलिए उसको कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कोमल, उसके नोट्स। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग बंद की है। रिकॉर्डिंग